फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मैथ इन मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, पिछले वाले पार्ट में हम लोग कक्षा 10वीं मैथमेटिक्स एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक के सभी सवालों को हल कर लिए थे। तो आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक के जितने भी सवाल हैं उन सभी सवालों को काफी सिंपल तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 को देख पा रहे हैं, दिया गया है कि HCF 306,657 बराबर 9 दिया गया है। तो LCM 306,657 ज्ञात कीजिए। आप सभी को मालूम होगा कि यहाँ पे जो 306 है वो पहली संख्या दिया गया है और 657 यहाँ पे दूसरी संख्या दे दिया गया है। यहाँ पे आप सभी को HCF का मान की भी प्राप्ति हो गई है। तो आप सभी को ज्ञात करना है LCM। तो दोस्तों, LCM ज्ञात करने के लिए एक आसान सा फॉर्मूला आता है कि LCM बराबर वह होता है पहली संख्या गुने होता है दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, और बटा में दोस्तों जो होता है वो होता है HCF। तो यहाँ पे आप सभी आसान तरीके से HCF इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे तो हमें चाहिए पहली संख्या। तो दोस्तों, पहली संख्या का मान 306 क्वेश्चन में हमें प्राप्त हुआ है, तो 306 लिख देंगे। उसके बाद में दूसरी संख्या का मान देख लीजिए, 657 होने के कारण हम यहाँ पे 657 आसान तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे बट्टा में दिया गया HCF और HCF का मान देख लीजिए 9 दिया गया है ना, तो आप यहाँ पे 9 लिख सकते हैं। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि 9 से 306 को 34 मरतबे आसानी तरीके से कटा सकते हैं। उसके बाद में क्या होगा कि यहाँ पे बचेगा 34, बीच में सिंबल जो है वो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, यहाँ पे है 657। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि 34 में 657 से गुना कर देंगे, तो ये 22,338 आता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि 22,338 और यही हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आप लिख सकते हैं कि इस प्रकार की LCM 306,657 बराबर 22,338 हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 5 को देख लीजिए। क्वेश्चन 5 में बोला गया है कि जांच कीजिए कि क्या कोई प्रकृत संख्या n के लिए 6n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। तो काफी सिंपल सवाल है। सबसे पहले जब हम लोग इसका हल करेंगे ना, तो लिखेंगे कि 6n का भाग गुणनखंड करने पे, तो देख लीजिए 6n का अभाज्य गुणनखंड करने पे, अभाज्य गुणनखंड करने पे आप सभी को मालूम होगा कि जब 6 को जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2/3 6 होता है, इसमें केवल n मिला देना है, यानी 2n गुने 3n होगा। उसके बाद में आपको लिखना होगा कि चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में 2n गुने 5n जो होना आवश्यक होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे ना तो 6n के अभाज्य गुणनखंड में 6n के अभाज्य गुणनखंड में क्या चीज नहीं है दोस्तों, तो ये 5n नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे 5n नहीं है, इसीलिए 6n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। एक बार आसान भाषा में जान लीजिए, फिर से हम यहाँ पे दोबारा बता देते हैं कि 6n का अभाज्य गुणनखंड करने पे 2n गुने 3n होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में
2 का पावर n गुने 5 का पावर n होना आवश्यक होता है, किंतु 6n के अभाज्य गुणनखंड में 5n नहीं है, अतः ये शून्य पे समाप्त नहीं होगा। याद रखिएगा, आपके मैट्रिक एग्जाम में 2 सवाल इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि जांच कीजिए कि प्राकृत संख्या n के लिए 4n शून्य पे समाप्त होगा, ये आपका भारतीय भवन का क्वेश्चन है, और 6n शून्य पे समाप्त होगा, ये आपका एनसीईआरटी अर्थात बीटीसी का क्वेश्चन है। आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या क्यों है। हालांकि क्वेश्चन तो हमें बता दिया है कि ये दोनों संख्या भाज्य संख्या ही आएगा, लेकिन क्यों आएगा इसका रीजन आप सभी को क्वेश्चन का आंसर के माध्यम से बताना होगा। तो आइए सबसे पहले बारी बारी से दोनों पक्षों को हल कर लेते हैं, उसके बाद भी हम बताएंगे कि आखिर ये भाज्य संख्या होगा क्यों। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो संख्या दिया गया है ना, वो 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 दिया गया है। मैथ का नियम ये होता है कि जो संख्या दोनों में कॉमन मिल जाती है उसमें से हम एक संख्या को बाहरी पृष्ठ में लिख देते हैं। तो दोनों में यहाँ पे 13 कॉमन मिल गया है, तो हम 13 यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद में देख लीजिए 11 में 7 से गुना कर लीजिएगा तो कितना होगा, 11 सत्ते 77 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पे 13 कॉमन कर लिए हैं तो यहाँ पे केवल 1 बच गया होगा। इसे हम सभी ऐसे भी लिख सकते हैं कि 13 को यहाँ पे हम लोग 13 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में कोश हटेगा तो यहाँ पे गुना हो जाएगा, 77 और 1 कितना होता है, तो ये 78 होता है। उसके बाद में 13 को 13 लिख दीजिए, और 78 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 13 छक 78 होता है, यानी 13 गुने आप 8 लिख सकते हैं, सॉरी 13 गुने 6 लिख सकते हैं, 13 छक 78। जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसका अभाज्य गुणनखंड हो रहा है, तो आप सभी लिख सकते हैं कि इसका अभाज्य गुणनखंड हो रहा है, और हम जानते हैं कि भाज्य संख्या का ही अभाज्य गुणनखंड होता है, इसीलिए 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है। इस प्रकार से आप लिख ही सकते हैं। उसके बाद में इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि दोनों में 5 एक ऐसी संख्या है जो कॉमन मिल रही है, तो जो संख्या कॉमन मिल रही है उसको हम लोग कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 5 को कॉमन कर लेते हैं, तो बाकी बचे जितनी भी संख्या यहाँ पे दिए गए हैं सभी को हम लोग गुना करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए बचा है 7 गुने 6 गुने 5 तो कॉमन कर लिए हैं, तो बचा होगा 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, और प्लस में 5 को कॉमन कर लेने पर यहाँ पे केवल 1 बच गया होगा। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि 5 को यहाँ पे 5 लिखेंगे, और जितने भी यहाँ पे संख्या है सभी में हम लोग गुना करेंगे। 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 6 जो का 24, 24 में 6 से गुना करेंगे, फिर 7 से गुना करेंगे। ये सभी गुना करने के बाद में जो हमें संख्या की प्राप्ति होगी ना, वो 1008 होगी। तो यहाँ पे हम लोग 1008 लिखेंगे और प्लस 1 लिखेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे कि 5 को 5 लिखेंगे, ये कोष्ठ रेखा तो गुना का सिंबल लगा सकते हैं। उसके बाद में 1008 में 1 को जोड़ देते हैं तो कितना होता है, तो दोस्तों ये 1009 होता है। उसके बाद में आप 1009 को यहाँ पे लिख सकते हैं कि देखिए 5 और 1009 का भी गुणनखंड होता है। तो यहाँ पे लिखिएगा कि चूंकि हम जानते हैं कि भाज्य संख्या का ही अभाज्य गुणनखंड होता है, इसीलिए 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 गुने प्लस 5 एक भाज्य संख्या है। उसके बाद में आइए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला इस चैप्टर का अंतिम जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है, उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि किसी खेल के मैदान की चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान से एक ही समय में चलना प्रारंभ कर रहे हैं और एक ही दिशा में चलते जाते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक बिंदु पे इस प्रकार से चले आएंगे। तो यहाँ पे देख पाएंगे तो जो संख्या की प्राप्ति हमें क्वेश्चन के माध्यम से मिला है वो 18 है, और यहाँ पे है 12 मिनट। तो हम लोग क्या करेंगे कि 18 और 12 का गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे हम लोग 18 को ऐसे लिख सकते हैं
3 गुने 2 लिख सकते हैं, यानी 2 तिहाई 6 और 6 तिया 18 होता है। उसके बाद में 12 को भी इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 होता है। उसके बाद में हमको इसका एलसीएम ज्ञात करना होगा, जिसे हम लोग लघुत्तम समापवर्तक के नाम से जानते हैं। तो देख लीजिए, जो संख्या कॉमन मिल जाती है उसमें से हम 1 लेते हैं, तो डबल 2 का 1 2 यहाँ पे हो जाएगा, बाकी 1 2 यहाँ पे ऑलरेडी बचा हुआ है, तो 1 2 का यहाँ पे 1 2 हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद में देखिए, डबल 3 का 1 3 लिख लेंगे। उसके बाद में अभी भी यहाँ पे 1 3 बचने के कारण 1 3 यहाँ पे और लिख सकते हैं। उसके बाद में बाकी बचे सभी संख्याओं में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, और 18 दूनी कितना होता है, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि 18 दूनी 36 होता है। यानी आप कह सकते हैं कि इस प्रकार ये जो सोनिया है और कौन है, रवि है। तो इस प्रकार रवि और सोनिया 36 मिनट के बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पे पहुंच सकेंगे। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि इस प्रकार सोनिया और रवि 36 मिनट के बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से कक्षा 10वीं एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.2 में जितने भी क्वेश्चन सॉल्यूशन करने के लिए बताया गया था, इन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग आसानी तरीके से कर लिए हैं। उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो है दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।